नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। पंजाब में एक के बाद एक इस्तीफों की लगी लाइन। कई बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा, जिसके बाद केंद्र में कमजोर होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के 14 मंत्रियों के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस और पद से हटाने की कर दी है मांग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर मचा बवाल। राउत बोले संविधान को मानने को तैयार नहीं है वहां के राज्यपाल। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा को पंजाब में एक और बड़ा झटका, लगी इस्तीफों की झड़ी। जी हां दोस्तों, केंद्र की भाजपा सरकार की तरफ से किसानों के लिए लाए गए खेती कानूनों के चलते अब भाजपा के अपने ही वर्कर इससे किनारा करने लगे हैं। इसी के चलते जगरांव में भाजपा में 2 नगर काउंसलर समेत 20 भाजपा वर्करों ने पार्टी में से इस्तीफा दे दिया। इस मौके दाना मंडी में आए सभी नेताओं और वर्करों ने भाजपा की नीतियों को किसान और लोक विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि वह खुले तौर पर नए खेती कानूनों का विरोध करते हैं और किसानों के साथ डटकर रहेंगे। इसके चलते वह भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उक्त नेताओं ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने ये कानून लाई थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि यह किसान विरोधी है। नेताओं ने साफ किया कि किसी और पार्टी में जाने का फिलहाल अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के 14 मंत्रियों के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, पद से हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 14 मंत्रियों के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची। कांग्रेस ने इन मंत्रियों पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पद से हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवम्बर को उपचुनाव होने हैं। ये सभी मंत्री पूर्व विधायक हैं और उपचुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये सभी मंत्री चुनाव जीतने के लिए अपने पद और वर्चस्व का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। भाजपा सरकार ने कहा कि उसके उम्मीदवारों में से किसी ने पद का दुरुपयोग नहीं किया है और न ही आचार संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है। बता दें कि इन 14 मंत्रियों ने इस साल की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी और अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब ये मंत्री राज्य में 3 नवम्बर को होने जा रहे उपचुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपी। मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई ने सोमवार को इन मंत्रियों के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपी। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाया, शिवराज सिंह चौहान के ये मंत्री मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, झूठी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल कर झूठी नींव रखने वाले समारोह कर रहे हैं। ये मंत्री आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मंत्रियों के विभागों में अधिकारी सत्तारूढ़ भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं ताकि पार्टी के लिए प्रचार किया जा सके। सलूजा ने मांग की कि इन मंत्रियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष उपचुनाव के लिए तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप लगाना मानसिक रूप से परेशान करना है। अब ये मंत्री जनता की अदालत में हैं, जनता को उनकी कीमत का फैसला करने दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर बवाल। राउत बोले संविधान को मानने को तैयार नहीं राज्यपाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं इस संबंध में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी पर सियासत शुरू हो गई है। धार्मिक स्थलों को खोले जाने के मामले में मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने आ खड़े हुए हैं। अब इस शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार संविधान में लिखे गए सेकुलर शब्द के वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति को लेकर फैसले ले रही है। ऐसे में राज्यपाल द्वारा लिखी गई चिट्ठी साबित करती है कि वे भारत के संविधान का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि 1 जून से आपने मिशन फिर से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन 4 महीने बाद भी पूजा स्थल नहीं खोले जा सके हैं। सीएम उद्धव से सवाल करते हुए उन्होंने लिखा, यह विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्टोरेंट खोले हैं, लेकिन दूसरी तरफ देवी और देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त की। राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा, मुझे आपसे हिंदुत्व पर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जैसा कि अचानक से लॉकडाउन को लागू करना सही नहीं था, ठीक उसी तरह से फिर एक बार में इसे पूरी तरह से रद्द करना भी ठीक नहीं होगा। राज्य में कोरोना वायरस संबंधी हालात की पूरी समीक्षा के बाद धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने का फैसला किया जाएगा।
करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र राज्यपाल के सेकुलर वाले बयान के विरोध में शरद पवार ने पीएम को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राज्य में कोरोना के कारण बंद पड़े धर्मस्थलों को खुलवाने का अनुरोध किया है। राज्यपाल ने इस चिट्ठी में तंज कसते हुए पूछा कि क्या उद्धव को ईश्वर की ओर से कोई चेतावनी मिला है कि वह धर्मस्थलों को दोबारा खोले जाने को टालते रहे या फिर वह सेकुलर हो गए हैं। राज्यपाल के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल देखने को मिल रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल के बयान को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी भाषा में शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, राज्यपाल ने पत्र के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर किया, इसके लिए मैं खुश हूं। फिर भी एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने पत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संविधान में है सेकुलर शब्द। शरद पवार ने आगे लिखा कि मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री ने भी राज्यपाल के पत्र की भाषा पर गौर किया होगा। जिस सेकुलर शब्द को राज्यपाल ने तंज के रूप में इस्तेमाल किया है वह हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है। राज्यपाल ने जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है उसकी भाषा किसी राजनीतिक दल के नेता की तरह है। पवार ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आपस में अपने विचारों को खोलकर कहना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान की मर्यादा का उल्लंघन ना हो। बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे सिद्धिविनायक। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पहुंचे और मंदिर खुलवाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र सरकार श्रद्धालुओं के लिए मंदिर नहीं खोल रही, जबकि अन्य सभी सेवाएं खुली हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री के नए पैकेज पर चिदंबरम का तंज, बोले खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जी हां दोस्तों, बीते सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज देने समेत कई बड़े ऐलान किए थे। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की प्रतिक्रिया आई है। पी चिदंबरम ने कहा है कि सरकार ने अपने 20 लाख करोड़ रुपए के तथाकथित आर्थिक पैकेज की विफलता को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि निर्मला सीतारमण की घोषणाएं कोई प्रोत्साहन पैकेज नहीं बल्कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए लोगों को चौंकाने एवं तसल्ली देने की कोशिश भर है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। पी चिदंबरम ने कहा, तथाकथित प्रोत्साहन पैकेज के बारे में वित्त मंत्री के बयान को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे हिंदी की कहावत खोदा पहाड़ निकली चुहिया याद आ गई। पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया, यह इस बात का ठोस कबूलनामा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का तथाकथित आर्थिक पैकेज बहुत बड़ी विफलता थी। यह विफलता क्योंकि यह धोखा था। सरकारी कर्मचारियों को EMI। चिदंबरम के मुताबिक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए की अग्रिम राशि देने की घोषणा की है, जो कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। इसे 10 मासिक किस्तों में वसूल लिया जाएगा। यह एक तरह की EMI है। उन्होंने कहा, राज्यों को जिस 12,000 करोड़ रुपए को देने की पेशकश की गई वो अनुदान नहीं बल्कि कर्ज है। सभी बड़े राज्यों को 7500 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो मौजूदा वित्त वर्ष में उनके कुल पूंजीगत खर्च 9 लाख करोड़ रुपए की तुलना में कुछ भी नहीं है। इससे बहुत कम फर्क पड़ेगा। पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को LTC पर टैक्स की रियायत देने की पेशकश कर्मचारियों से उनका अपना ही पैसा टैक्स के मामूली फायदे के लिए 2 बार खर्च कराने का दयनीय प्रयास है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनको एक बार फिर से असहाय छोड़ दिया गया है। सरकार ने लोगों के खाते में पैसे भेजने से इनकार कर दिया, जिसकी सिफारिश कई अर्थशास्त्रियों और कांग्रेस तथा दूसरे दलों ने की थी। बिहार चुनाव 2020, कन्हैया कुमार का आरोप, EVM ही नहीं CM और विधायक भी हो रहे हैक। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में चुनाव की घोषणा कर केंद्र और राज्य सरकार अपने को पुनः स्थापित करने के लिए कदम उठाया। जिस तरह कोरोना का बढ़ता खतरा अफवाह नहीं है, उसी तरह लोकतंत्र खतरे में है, यह भी अफवाह नहीं है। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी भक्ति योग पुस्तकालय मैदान में आयोजित सभा में CPI लीडर कन्हैया कुमार ने ये बातें कही। कन्हैया ने कहा कि लोकतंत्र में न केवल EVM हैक किया जा सकता है बल्कि CM और विधायक भी हैक कर लिया जाता है। ऐसे में जरूरत है आप वोट देने निकले तो अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर निकले। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब करोड़ों रुपए लेकर विधायक और MP बनाए जाते हैं, ऐसे में भाजपा ने एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले को वोट देने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी राम रतन सिंह ने भी संबोधित किया। रविवार को भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी महासचिव D राजा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और राज्य सचिव राम नरेश पांडे का नाम सूची में सबसे ऊपर है। पार्टी द्वारा जारी सूची में राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, रमेंद्र कुमार, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के महासचिव एनी राजा, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, राज्य सचिव मंडल सदस्य M जब्बार आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम बाबू कुमार और ओम प्रकाश नारायण को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया है कि राजद नेता तेजस्वी
तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में राजद का सीपीआई से गठबंधन नहीं हुआ था। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप के नामांकन के लिए जाने से पहले तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला, हर मोर्चे पर बताया फेल। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए पटना से हसनपुर के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी आज से कर रहे हैं। हसनपुर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की बातों पर हंसी आती है। 15 साल में उन्होंने क्या काम किया है, इस मुद्दे पर बात करने की बजाय वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नौजवान नौकरी के लिए लाठी खाता हो, नीतीश जी को हंसी आती है। 10 सर्कुलर स्थित आवास से निकलते हुए तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए पूछा कि सीएम नीतीश कुमार ने 15 साल की सरकार में क्या किया, वह अपने कामों को क्यों नहीं बताते। तेजस्वी यादव ने बक्सर कांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो या फिर गोपालगंज से जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की बात हो या फिर भाजपा नेता और भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे का मामला। उन्होंने कहा बिहार में अपराध बढ़ता ही जा रहा है और सीएम के पास बताने को कोई मुद्दा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में खप रही है यूपी के रास्ते लाई जा रही हरियाणा की अवैध शराब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से शराब लाकर मतदाताओं को रिझाए जाने की बढ़ती शिकायतों पर नाराजगी जताई है। आयोग की इस नाराजगी का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बिहार से सटे प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शराब बनाने और अवैध तरीके से उसे बेचने वाले तत्वों की कड़ी निगरानी के आदेश जारी किए हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और उस राज्य में शराब पड़ोसी राज्यों खासतौर पर उत्तर प्रदेश से ही बड़े पैमाने पर तस्करी कर लाई जाती है। सोमवार को जारी एक शासनादेश के जरिए मुख्य सचिव ने बिहार से सटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ही हरियाणा से लगे जिलों के डीएम को भी निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार में पकड़ी जाने वाली अवैध शराब की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि बिहार में यूपी के रास्ते हरियाणा से तस्करी कर बड़े पैमाने पर शराब लाई जा रही है। आयोग के निर्देश पर बिहार में ऐसे कई मामले पकड़े भी गए हैं। मुख्य सचिव ने सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा जिलों को चिन्हित करते हुए कहा है कि ये वह जिले हैं जहां से बिहार को हरियाणा में बनी अवैध शराब पहुंचाने की सबसे अधिक आशंका है। उन्होंने सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज जिलों की बाहर से लगी हुई सीमा से भी शराब की तस्करी होने की संभावना जताई है। उन्होंने इन सभी जिलों के डीएम को समुचित चौकसी बरते जाने के निर्देश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी विधायक का जनता ने किया विरोध, 5 साल के काम का मांगा हिसाब। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनप्रतिनिधि इन दिनों जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला बगहा के रामनगर के दोकरहा पंचायत के नौगवां का है, जहां जनसंपर्क अभियान करने पहुंची रामनगर के बीजेपी विधायक भागीरथी देवी को क्षेत्र की जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र की जनता ने विधायक जी पर जीत के बाद 4.5 साल तक लापता रहने का आरोप लगाते हुए कई साल किए। ग्रामीणों ने न ही सिर्फ विरोध किया बल्कि विधायक जी को सामने बैठाकर लापता होने का लेखा जोखा भी लिया। वहीं स्थानीय लोगों में से किसी ने विरोध का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल कर दिया। बता दें कि भागीरथी देवी को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने फिर एक बार उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में विधायक जी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपराधियों को संरक्षण देते हैं नीतीश कुमार, जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे आज तक नहीं हो पाया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव ने क्राइम को लेकर एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अमरेंद्र पांडे नहीं हो पाया गिरफ्तार। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में क्राइम का क्या हाल है यह बिहार की जनता देख चुकी है। आज तक सीएम अपने विधायक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार नहीं करवा पाए, वह अपराधियों को संरक्षण देते हैं। बालिका गृह कांड के आरोपियों को बचाया गया है। अश्विनी कुमार चौबे के बेटे को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने बक्सर कांड पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह पूरा मामला जघन्य अपराध है। नीतीश कुमार हर मोर्चे पर विफल हैं। बिहार में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस तरीके की बात करते हैं। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए हसनपुर रवाना हुए। इस दौरान ही नीतीश पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किस आधार पर यह कहते हैं कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जनता उनका असली चेहरा देख रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।